Okay, so good evening everyone, and I'll start the session now. सबसे पहले हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कल का पेपर कैसा गया? वॉज द क्वेश्चंस करने लायक था, नहीं हो पाया? कैसा था? इजी था? ठीक है। ओके ओके, एक मिनट, so I'll start the session now. Recording started. PDF. ओके, तो सबसे पहले ये तीन डाउट्स हैं मुझे। आई क्लैरिफाई ये तीनों। फिर ये वाला पीडीएफ भी है, यू कैन सिलेक्टिवली आज की कौन सा करना है। एल्स अगर आपको सारे चाहिए देन आई डू ऑल ऑफ देम आल्सो। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो मेन चीज़ है ना वो है फार्मूलाज। आप फार्मूलाज अगर आपको याद रह गए देन ऑल क्वेश्चन आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिकॉज आगे के चैप्टर में भी यूज़ आएगा और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। इस पीडीएफ में भी कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो हम आगे देखेंगे। ओह सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। या सॉरी, लेट मी नो इफ यू कैन सी इट। ओके फाइन। ओके, सो पहले ये वाला डाउट्स करूँगा मैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe प्लस का आयन। सबसे पहले मैंने आपको पिछले बार में कहा था कि जिसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता एक बार चेक कर लो एनसीईआरटी में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन इज गिवन बाय आर्गन 4s2 3d6 स्कैंडियम टाइटेनियम वैंडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन। उसका एटॉमिक नंबर है 26। ये है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने कहा था कि इन दोनों का जब भी हम ये शिवम कुमार, यू हैव एनी डाउट? यू रेज्ड योर हैंड, अगर कुछ है तो यू कैन अनम्यूट एंड से डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आयंस की बताना चाहे, कंबाइंड फॉर्म में बताना चाहे, तब हम 4s और 3d को एक साथ ले लेते हैं। यानी कि जो भी 4s का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर 3d के अंदर चले जाएगा बिकॉज उनके बीच का एनर्जी गैप इतना नहीं है। यहाँ पर वो पूछ रहा है Fe प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सबसे पहले ये बताओ, 4s का या 3d का? जब मैं Fe प्लस कर रहा हूँ, Fe प्लस का मतलब क्या है? Fe गिव्स राइज टू Fe प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज होगा? कौन से ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लूज होगा? 4s का या 3d का? और रीजनिंग के साथ बताओ कौन सा होना चाहिए। हम्म, किसका? 4s या 3d? 3d। हाँ हाँ, इट इज़ 4s। और रीज़न ये है कि आप जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप सबसे आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे, क्योंकि वही निकालना सबसे आसान होगा। आउटर मोस्ट शेल से निकालना सबसे आसान होगा। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स खा रहा होगा, यहाँ पर रहने वाला इलेक्ट्रॉन या यहाँ पर रहने वाला? ऑब्वियसली जो अंदर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसका सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इसे निकालना आसान होता है। इसलिए हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, आप उसे अगले चैप्टर पीरियोडिक वाले में इस प्रोसेस को कहोगे आयोनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल। वो भी आउटर मोस्ट शेल से लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसे निकालना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट कौन सा हुआ? सॉरी, हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्टेबिलिटी नहीं। आप सबसे पहले बाहर से निकालेंगे, यहाँ पर स्टेबिलिटी का डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा, बाद में रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो देखो, अगर आपने यहाँ से निकाला भी, मतलब देखो, सबसे पहले आप बाहर वाले शेल से निकाल रहे हो और मैंने कहा कि रिकॉम्बिनेशन होता है। अब 4s से निकाल भी दिए, बाद में वो इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है क्योंकि उनका एनर्जी गैप ज़्यादा नहीं है। लास्ट को अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s1 3d6 बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर लिया, 4s अभी आपका खाली है और 3d7। ओके,
तो स्टेबिलिटी का जो रीजन है वो डोमिनेटिंग रीजन नहीं है, कभी भी आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप उसके आउटर मोस्ट शेल से ही निकालोगे। ओके। 3D 7 है, तो 1 2 हंस रूल के हिसाब से मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पहले सिंगली फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3। ओके, ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो कि जब जब भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आउटर मोस्ट सेल से निकालोगे। यहाँ पर आप कुछ भी करो आंसर सेम आएगा, क्योंकि निकालने के बाद आप रिकम्बाइन कर रहे हो, बट ऐसा नहीं करना है, पहले आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। स्टेबिलिटी जो आपने कहा वो मेजर फैक्टर नहीं है, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। और ऐसे केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर हम उसके लिए रीजंस ढूंढते हैं। तो ये जो रीज़न है ये इसके लिए डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं हो रहा है। स्टेबिलिटी का जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं करेगा चीज़, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, 19th क्वेश्चन मोल मोल कॉन्सेप्ट वाला है। Okay, 2 mole of H2S and 11.2 liter of SO2 at NTP to form n moles of this is what? Okay, उन्होंने बैलेंस रिएक्शन तक दे दिया। 2H2S gives rise to 3 sulfur plus 2H2O। ओके, हाँ, तो यहाँ पर 2 मोल्स उन्होंने, ऐसा है क्या? अभी अभी कुछ दिखा, दिख रहा है ना? ओके। ओके, सो 2 मोल H2S दे रखा है और SO2 का 11.2 लीटर दिया है। एक मोल का होता है 22.4 लीटर, तो 11.2 लीटर कितने मोल्स का होगा? हाफ मोल का। तो H2S हमारा हाफ मोल है। अब बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट वाला सवाल है। SO2 का जो एक मोल होता है वो H2S के 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स देखो, लेकिन हमें दिया कितना है? 2 मोल। तो कितने से रिएक्ट होना चाहिए? 4 मोल से रिएक्ट होना चाहिए, पर हमारे पास है कितना? हाफ मोल। तो ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वो ज़रूरत से कम है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैंने कहा था लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द रिएक्शन। ओके, तो क्योंकि 2 मोल H2S 3 मोल ऑफ सल्फर देता है, तो हाफ मोल H2S कितना देगा? 3/2 या 3/4? होना चाहिए 3/4, 0.75 मोल्स। नो ऑप्शन। SO2 बैलेंस्ड है ना? ये नहीं बैलेंस्ड है यार, गलत बैलेंसिंग रिएक्शन दिया है। देखो, यहाँ होना चाहिए था 3 सल्फर है ना, हम अपना ही बैलेंसिंग करते हैं, उनका बैलेंसिंग इग्नोर करो। गलत बैलेंसिंग सवाल दे दी। ओके, SO2 प्लस H2S gives rise to सल्फर प्लस H2O। सबसे पहले हम हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो हम उसे 2 कर दिए, पर ऑक्सीजन 2 है तो इसे हम 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसे 2 कर देंगे। 2 सल्फर प्लस 3S, तो बस यहाँ पर एक, यहाँ पर क्योंकि 3 सल्फर हो गया, यहाँ पर 3 होना चाहिए। ओके ओके, मैं नहीं समझा, सॉरी। नहीं समझा, यहाँ पर हुआ 1 सल्फर, यहाँ हुआ 2। अच्छा सही है, इज दिस राइट? हाँ, 2 सल्फर 1 सल्फर 3 सल्फर, तो इसका आंसर तो होना चाहिए 3/4 इसे। 2 मोल दिया या आधा मोल दिया, 2 का 3 आधे का 3/4। उन्होंने कैसे किया? 1 का 3 2 का 3 to 6, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो नहीं होगा। 11.2 लीटर एट NTP मतलब 22.4 ही। ओके, तो ये गलत है, इसका आंसर 0.75 होना चाहिए। हम्म, ओके फाइन। Consider the reactions 2A to 2B, B to 2C, 3C to 4D. Number of moles of D formed starting from 4 mole of A। अच्छा, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ A 2 मोल ऑफ B बना रहा था, 2 मोल्स A 2 मोल्स ऑफ B बना रहा था,
इसका मतलब एक एक का रेशियो है, तो 4 मोल ए कितना मोल बी बनाएगा? 4 मोल बी बनाया। अब मेरे पास 4 मोल बी है। यहाँ पर 1 मोल बी 2 मोल सी बना रहा था, तो मेरे पास 4 है, तो 4 कितने बनाएगा? 4 × 2 8 मोल बनाया। अब सेम यहाँ पर, तो ये थोड़ा आसान सवाल था। 3 मोल सी गिव्स 4 मोल डी। मेरे पास है 8 मोल, तो 8 मोल सी गिव्स राइज टू 8 × 4/3 मोल डी। 32/3 हो गया, 10.67। ओके, बस इतना ही। राइट, इन तीनों में कोई डाउट? ऐसे मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो, डाउट्स हो तो पूछते रहना। नंबर ऑफ एफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe प्लस 4:3d5। रिकॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। हम 3D D7 कहते हैं, Fe प्लस को D7 कहा जाता है। अच्छा, शायद इसलिए तो नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 3D से थोड़ा ना हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3D5। हाँ हाँ हाँ। ओके, इसका मैं देखता हूँ। I'll नो अबाउट दिस। और मैं एक स्टूडेंट को मैसेज कर दूंगा इसका आंसर बाय टू नाइट। ओके, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो सागर, आप हो ना यहाँ पर? सागर कुमार, मैं आपको ये मैसेज कर दूंगा, आप क्लास में सबको बता देना। ओके, राइट। ओके फाइन, ये क्वेश्चन याद रखता हूँ मैं। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी मिला, मैं ऑल रिलेटेड थिंग्स सेंड कर दूंगा। ओके, बोस मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसमें सारे डाउट्स है या ओनली कुछ स्पेसिफिक वाले डाउट्स है? आप जो भी है पूछ सकते हो। पीडीएफ ये रहा, देख लो। हाँ हाँ। ओके, पहला वाला सर्कल है या नहीं, ये पता नहीं चल रहा है। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट ढूंढना थोड़ा आसान है। बोर ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस के चारों बाजू एक सर्कुलर ऑर्बिट को उसने बोर ऑर्बिट कह दिया। ठीक है, ये तो सही है। एन ऑर्बिटल इज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर के हिसाब से ऑर्बिटल वो वन ऑर्बिटल वेव फंक्शन ही लिया। अगर आप बोर का कॉन्सेप्ट मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए लगाओ तो वो फॉल्स हो जाएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए बोर मॉडल फेल हो जाएगा। ओके, लेकिन आप हाइड्रोजेनिक एटम्स लो, यानी कि लिथियम+2 जैसे लो, जहाँ पर फिर से 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें काम करेगा। ओके, टू अ गुड एक्सटेंट। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं देता है, बट हाँ काम करेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए काम नहीं करता है। और ऑल्सो एन ऑर्बिटल इज वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर वो लास्ट के कुछ 4-5 पेजेस आप पढ़ोगे तो उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ बोर्स ऑर्बिट इज सपोर्टेड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाँ, उसने सेटिस्फाई करने के लिए बोर ऑर्बिट का थियरी बनाया था, तो ये भी सही है। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्वांटम नंबर्स एन एन एल, नहीं 4 होते हैं, एन एल एम एल और स्पिन। ओके, तो ये गलत है। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बस। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। हीलियम में कितने हुए? दो। तो इन सब के लिए इस हीलियम के लिए काम नहीं करेगा बोर का मॉडल। आपने देखा होगा, हमने जो भी सवाल थे, जैसे E=E0 Z²/n, नहीं नहीं, Z²/n², R ∝n²/z, V ∝z/n, ये सब सिर्फ हाइड्रोजेनिक एटम्स के लिए काम करेंगे। लिथियम+2 के लिए काम करेगा, लिथियम के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है। Okay, given below are two statements. One is labeled as assertion reason. ये बार बार पूछा। Energy of 2s orbital of hydrogen atom is greater than 2s orbital। हाँ हाँ, ये भी एनसीईआरटी से है। हाँ, ये एकदम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, अगर आप पढ़ोगे तो समझोगे, लेकिन फिर भी बताता हूँ। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। हाँ, वहाँ पर उन्होंने 2-3 चीज़ का है। एक तो n+l का कैसे कंपेयर करना है, कि ऑर्बिटॉल्स अगर जनरली दिया है 3d5s, आपको अगर बताना है कि इनमें से किसका एनर्जी ज़्यादा है, आप n+l इसका कैलकुलेशंस अगर मैथ से करना, मैथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका एक जनरल रूल दिया गया है कि सबसे पहले आप n+l का वैल्यू निकालोगे,
और n प्लस एल अगर लेस होगा तो उसका एनर्जी लेस होगा, और अगर n प्लस एल सेम है तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होगा। ठीक है, राइट। और सेकेंड चीज ये कि फॉर द सेम ऑर्बिटल अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाओ तो उसका एनर्जी घटेगा। और घटना क्यों क्यों घटेगा? क्योंकि, और इसका घटने का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी और नेगेटिव होगा। एनर्जी अगर -1.5 से -1.6 गया तो आप इसे घटना ही तो कहोगे। उनका ये मतलब है कि एनर्जी ऑफ अ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम एटम। यानी कि जो 2s ऑफ लिथियम इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2s ऑफ हाइड्रोजन। इतना ही नहीं, और भी नीचे जा सकते हो। एनर्जी 2s ऑफ सोडियम इज अगेन ग्रेटर देन एनर्जी 2s ऑफ पोटेशियम। HLNI, एच सॉरी एल ई ना की, यस, ये होगा ऑर्डर। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जनरली सोचो क्या हो सकता है, ये न्यूक्लियस है। कोई डाउट? हम्म, ओके, हाँ। सो ऐसा आप जनरली अगर एक्सपेक्ट करो क्या हो रहा है, 2s ऑर्बिटल सपोज इधर है। अगर आप हाइड्रोजन से लिथियम से, क्योंकि इसका कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत टफ होता है, आप ऐसे जनरल रीजन से सोच सकते हो। कैसे? मान लो आपका अ, जैसे जैसे आप ग्रुप से नीचे जाओगे आपका प्रोटॉनिक चार्ज बढ़ रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शंस बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ा मतलब एनर्जी और नेगेटिव हो गया। ओके, स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी और नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव होने को कहते हैं एनर्जी रेड्यूस होना, मतलब रेड्यूस होके और नेगेटिव बन जाना। ये क्लियर है? जैसे आप नीचे जा रहे हो ग्रुप में, HLI सोडियम पोटेशियम, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ी तो एनर्जी और नेगेटिव हो गई। ओके, तो ये भी सही, ये भी सही। energies of orbital in the same subshell is going to decrease with, हाँ, both A and B are true and R is correct explanation। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, तो एनसीईआरटी लास्ट पेजेस पढ़ना ध्यान से। ओके, नेक्स्ट सर्कल्ड है ये, the kinetic energy of an electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is equal to कितना? ओके, इसको पेस्ट नहीं होगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना? Z1 है, N1 है। ये पता होगा कि जो टोटल एनर्जी होता है वो होता है ई नॉट इंटू माइनस ई नॉट इंटू जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन ये ई नॉट का वैल्यू क्या है, उन्होंने ई नॉट का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम एकदम स्टार्टिंग से करेंगे। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ओके, ये आपका सपोज मान लो न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Z। क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन एटम बोल रहा है, मैं ऑलरेडी इसका चार्ज E ले लेता हूँ। ये E है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -E। ये मान लो कोई nth ऑर्बिट में है। इस पे दो फोर्सेस होंगे, एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स इनसाइड के ई स्क्वायर बाय रेडियस कैपिटल आर, स्मॉल आर लेते हैं, बाय रेडियस स्मॉल आर। और बाहर को एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। कितना? मान लो इसका वेलोसिटी है v, तो ये हो गया mv² बाय आर। इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। फोर्स के² बाई आर स्क्वायर, ये देख लो, लास्ट टाइम बताया था कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर इन्हें इक्वेट करो, mv² बाई आर इज के² बाई आर स्क्वायर, तो आपका आर हो गया के² अपॉन mv²। दूसरा ये कि बोर बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। तो आर आपका हो गया nh अपॉन 2 पाई m।
आ ओके, आर इज इक्वल टू, नहीं वी निकालते हैं बिकॉज वी का हमें यूज है। और ओके, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। तो वी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, इस तरफ ले लेता हूँ, फिर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, कहीं भी कैलकुलेशन गलत हो तो पॉइंट आउट करना, आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई एम। राइट, आर इज, एक एक आर कैंसिल हो गया, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एक एक एम कैंसिल, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये हो गया मेरा रेडियस। ओके, देखो आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो चाहिए था वो एज डिजायर्ड आउटपुट से मैच कर रहा है। नेक्स्ट, अभी अगर आर हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और एम वी स्क्वायर यहाँ से हमने क्या देखा, क्या हुआ, सॉरी कोई डाउट था क्या? देखो, हाँ हाँ ओके, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, फिजिक्स से। एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमने देखा यहाँ पर बराबर के स्क्वायर बाई आर, उसे मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो ये आ गया के ई स्क्वायर बाई 2 आर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, के ई स्क्वायर बाई 2, मैं रेडियस का वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, एम के ई स्क्वायर। ऑप्शन इसके कैसे हैं, इन टर्म्स ऑफ बोर ऑर्बिट दिया है इसमें, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज बोर ऑर्बिट, क्या होता है ये वैल्यू, बोर ऑर्बिट होता है, अगर n इक्वल टू 1 पुट करो तो आपका जो भी आता है उसे बोर ऑर्बिट कहा जाता है, तो ये हो गया एन स्क्वायर ए नॉट। अच्छा है, तो ये क्वेश्चन इतना करना नहीं था, कंप्लीट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बस अगर ये इक्वेशन का आपको आइडिया है तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो क्या था वो इक्वेशन, मैं ये लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर आपने फिजिक्स में सीखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन के अलोंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू बाहर वाला फोर्स, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंट्रीपिटल इतना मुझे याद नहीं है, बट हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर अंदर का एटॉमिक नंबर जेड होता तो इसका चार्ज जेड ही होता, तब यहाँ पर जेड आ जाता, राइट। तो बस इतना ही है, यहाँ पर आप पुट करोगे तो आर आपका बन जाएगा एन एन स्क्वायर ए नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी के ई स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर ए नॉट, और यहाँ पर एन उन्होंने 2 दे रखा था, तो ये बन गया के ई स्क्वायर बाई 8 a नॉट। तो क्वेश्चन और क्या है, वाई इज एच कमिंग नाउ। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8 a नॉट। कुछ गलत तो नहीं किया कि काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, तो उसे कह दिया कि इट इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर, सो काइनेटिक एनर्जी इज के स्क्वायर बाई 2 आर। और बोहर ने बोला है कि ए नॉट इज बोहर ऑर्बिट, हाँ, सो इट इज 2 n स्क्वायर ए नॉट, सो के स्क्वायर अपॉन 8 a नॉट विच इज ई स्क्वायर। के और ई स्क्वायर को उन्होंने किसी और चीज़ से रिप्लेस किया है, एच अपॉन एम से के ई स्क्वायर को रिप्लेस किया। किसी को कोई आइडिया क्या हो रहा है, यू कैन हेल्प मी आउट। नो, आइडिया तो इतना है कि हाफ एम वी स्क्वायर को के स्क्वायर बाई आर लिख दिया, तो ये हो गया के स्क्वायर बाई 2 आर, और आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जी। हाँ, तो 4 a नॉट, 4 a नॉट, अच्छा अच्छा, ये देखो उन्होंने ए नॉट स्क्वायर लिया है, नहीं ए नॉट, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ वो कर रहे हैं कचरा, के ई स्क्वायर बाई 2 n स्क्वायर ए नॉट, उन्होंने एक और ए नॉट से, हम यहाँ सीधा डालते हैं, दिस इज इक्वल टू उनका डिज़ायर्ड चीज़, सो एच स्क्वायर बाई एक्स एम ए नॉट मान लो, ए नॉट स्क्वायर, और हमारा एन का वैल्यू भी पुट कर देते 8 a नॉट, एक एक ए नॉट कैंसिल, तो ए नॉट क्या आ रहा है इनका 8 h स्क्वायर बाई एक्स एम के ई स्क्वायर, और हमने मतलब ये करना ज़रूरी था, हमारा ए नॉट क्या आ रहा था एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, विच वॉज एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई
स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, राइट। तो अब हमारा एक्स का वैल्यू बन गया 32 पाई स्क्वायर, इतना बड़ा। तो अगर 32 पाई स्क्वायर तो एक्स बन जाएगा 32, नियरली गेस कर रहा हूँ। ओके। तो ऐसा था क्वेश्चन कि उन्होंने नीचे ए नॉट स्क्वायर ए नॉट एक ज़्यादा दिया, इसलिए ये जो फैक्टर्स है फैक्टर्स बदल गए। तो आपको ये कैलकुलेशन और ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। वापस बोलो। हाँ हाँ हाँ। इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वही 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 पुट किया है, वही पुट किया है, लास्ट को वही पुट कर दिया है। ए नॉट, मैंने क्या किया कि हमारा आंसर आया था के ई स्क्वायर बाई 8 ए नॉट, उनका आंसर है, वो बोल रहे हैं कि हमें एक्स ढूंढना है जो कि ये है, हमें यहाँ पर एक्स ढूंढना है। तो बस मैं क्या कर रहा हूँ, ए नॉट कैंसिल कर दिया, ए नॉट इनका आ रहा है 8 h स्क्वायर अपॉन एक्स एम के ई स्क्वायर, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा ए नॉट यहाँ से है, जो है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ओके, तो मैं वैसे ही करके एक्स को 32 पाई स्क्वायर बोल रहा हूँ बस। ओके। तो हाँ, इसका यूज़ करना था, ये इक्वेशन का यूज़ करना था, तो आपको ये डेरिवेशन आइडिया होना चाहिए। एक तो यहाँ पर जो एन एल एम लगाया वो एन एल एम एक, दूसरा एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई एक। ओके, ये दोनों आइडिया होना है। फाइन। इसका कोई अच्छा और क्विक सोल्यूशन अगर हो, वी लैम्डा इज इक्वल, ओके ओके, मैं, नहीं नहीं, जस्ट अ मिनट, मुझे एक अच्छा सोल्यूशन सूझा इसका। आ, हाँ, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर ना, जो होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। और डी ब्रॉगली क्या बोला था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। सो मेरा पी क्या हुआ, एच अपॉन लैम्डा एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अब डिब्रॉय ने एक और बोला था 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, यहाँ पर मेरा एन बराबर 2, तो 2 पाई आर इक्वल टू 2 लैम्डा। तो मेरा लैम्डा क्या हुआ, पाई आर। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो मेरे को क्या आएगा, एच स्क्वायर बाई 2m इंटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन गया, एच स्क्वायर बाई 2m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आर क्या होता है, एन स्क्वायर ए नॉट अपॉन जी, और एन मेरा यहाँ पर क्या है 2, क्योंकि उन्होंने सेकेंड बोर ऑर्बिट बोला है, और जेड मेरा 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो गया 4 a नॉट। तो यहाँ से आ गया 4 a नॉट का होल स्क्वायर, तो गया एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर। ओके, ये चीज़ अच्छा है, राइट। क्योंकि आपको एच दिख रहा है तो थोड़ा बहुत गेस कर लिया कि इट इज़ डिब्रॉय का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ठीक है, अच्छा सवाल है। अगर ये मेथड नहीं तो आपको बेसिक अगर बोर का भी याद हो, क्योंकि बोर और डिब्रॉय, बोर ऐसा है कि उसने बिना कोई प्रूफ के स्टेट कर दिया, डिब्रॉय ने पूरा प्रूफ किया है। ओके, तो आप जो भी मेथड यूज़ करो इट इज़ फाइन, लेकिन एग्जाम में जल्दी करना है, राइट। कौन कौन सा सवाल बोल रहे थे, सम्मान? हाँ, कुमकुम शायद आप ही बोल रहे थे। अच्छा, ओके, एक मिनट। According to Bohr's model of an atom, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with decrease in positive charges on nucleus। हम जानते हैं कि V बराबर V नॉट, V बराबर V नॉट इंटू जी बाई एन। क्या बोल रहे हैं कि the magnitude of velocity in electron increases with decrease in positive charges on nucleus as there is no strong hold of electron by the nucleus। लेकिन आप देखो, Z आपका बढ़ रहा है, आई मीन जेड अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आपका वी बढ़ रहा है। यस और नो? फॉर्मूला से तो यही है ना, वी प्रोपोर्शनल टू जी बाई एन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, क्वालिटेटिवली द मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, ये सही है, इसी को ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे घटाओ, आपका ये बढ़ा, तो ये बस डायरेक्टली फॉर्मूला का सवाल था, सॉरी, सी होना चाहिए। ओके, वी प्रोपोर्शनल टू जी बाई एन, इज दैट फाइन? ओके, वेरी फाइन, नाइस। नेक्स्ट सवाल ये, ओके, फिर से वही है। हाँ, एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया है
कि आपका टोटल एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर था, और जो टोटल एनर्जी होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो होता है उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी देखा के ई स्क्वायर बाई टू आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। मैं जेड ले लेता हूँ यहाँ पर, जेड जेड का फैक्टर बोल रहे हैं, जेड स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि ई स्क्वायर था तो जेड स्क्वायर आएगा। हाँ, यस। और के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई, जस्ट अ मिनट, फॉर हाइड्रोजन एटम करते हैं पहले। दिस इज के ई स्क्वायर बाई टू आर एंड दिस इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर। सो दिस इज के, माइनस क्यों लिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, ई बाई आर, तो ये टोटल बन जाएगा माइनस के ई स्क्वायर बाई टू आर। तो अगर आप देखो टोटल एनर्जी जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज ट्वाइस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपके पास कभी भी एनर्जी है, आप पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या कभी भी काइनेटिक एनर्जी है, आप एनर्जी ऐसे एक दूसरे को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। एक के स्क्वायर बाई टू आर है, या माइनस के स्क्वायर बाई आर है। ओके सॉरी, ये नहीं, सॉरी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, फिर से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हाँ, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, यस। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम इसी रिलेशन से मैच होते हैं, तो अगर एनर्जी क्या था हमारा, प्रोपोर्शनल टू माइनस जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ये हमारा सही है। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, हम जानते हैं कि जो v है वो तो प्रोपोर्शनल टू z बाई n है, और एक और z n आ गया, तो ये होना चाहिए z, तो ये गलत है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक रिवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगा। ओके, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, जैसे देख सकते हो आप। डिस्टेंस कितना था हमारा, टू पाई आर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घूम के पूरा आएगा, डिवाइडेड बाय स्पीड कौन सा था उसका, v। तो बस हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी, आई चेंज द कलर, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाई टू पाई आर। ओके, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो है v बाई टू पाई आर, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू v बाई आर। हाँ हाँ हाँ, ओके, एक मिनट करता हूँ, कंप्लीट करते हैं। एक v का होता है z बाई एन, r का होता है एन स्क्वायर बाई जी, सो यस, जी स्क्वायर बाई एन क्यू, तो ये भी गलत। कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू क्या होगा, जेड के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जी, और क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये हो गया एन फोर बाई जी स्क्वायर। तो z इंटू जी स्क्वायर इज जी क्यूब एन फोर, तो ये सही है, ए एंड डी ओनली। डी ऑप्शन, इज इट क्लियर, जेड की जेड के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, यस यस, हाँ वैसे भी, यस यस, वो से भी कर सकते हो, या सही, राइट। तो इसका ए एंड डी ओनली होगा आंसर। Next, question number 28. The difference between radii of third and fourth orbitals of lithium plus 2 is delta R1 orbitals में, sorry, and difference between radii of this and this is this. Therefore क्या? Okay, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ राइट साइड पे। लिथियम प्लस टू का रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, हाँ, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जी, यानी कि जो भी आर है दैट इज ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जी। डेल्टा आर वन इज डिफरेंस इन
थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट विच इज ए नॉट इंटू फोर स्क्वायर बाई लिथियम का चार्ज कितना है 3 माइनस ए नॉट इंटू 3 स्क्वायर बाई 3। क्या बन गया ये ए नॉट इंटू 16 - 9 7/3। सेम अगर आप डेल्टा आर टू के लिए करो वहां पर भी थर्ड और फोर्थ ही पूछ रहा है, तो सेम चीज होगा फोर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर फोर स्क्वायर बाई टू माइनस ए नॉट इंटू 3 स्क्वायर बाई 2, तो न्यूमरेटर फिर से सेम है ए नॉट इंटू 7, लेकिन डिनोमिनेटर 2। डेल्टा आर वन बाई डेल्टा आर टू 2:3। बस। ओके, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहता। एनी डाउट्स इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28? सिंपली आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जी का यूज किया। ओके, और नेक्स्ट 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 खत्म। अच्छा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो मुझे यहाँ क्लास में भी दिखाना पड़ेगा, तो a 100 watt power source emits green light at a wavelength of दिख रहा है ना क्वेश्चन एवरीवन? ओके, so a 100 watt power source, yes yes fine, a 100 watt power source emits green light at a wavelength of this, how many photons per minute are emitted by the source? ओके, पावर का फॉर्मूला बताओ। पावर होता क्या है? पावर इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम ना, याद करो फिजिक्स से, यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर, कुछ भी याद हो फिजिक्स से। पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। और मान लो एनर्जी अगर n फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगा NhC/λ। तो मेरा पावर क्या होगा NhC/λ/T। लेकिन उसने बोला कि हमें चाहिए कितना, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर मिनट। तो टाइम उन्होंने दे, सब कुछ खाली सब्स्टिट्यूट करना है, n ढूंढना था। ओके, तो λ/Pt/hc। पावर का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 100 वाट, टाइम भी उन्होंने दे रखा है कितना, पर मिनट, तो 60 सेकेंड्स। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, 60 सेकेंड्स। लैम्डा उन्होंने 5000 एंगस्ट्रम दिया है, डिवाइडेड बाई एंगस्ट्रम में है, तो केयरफुल, इस चीज़ को थोड़ा अलग से देखते हैं। PT/hc/λ, हमने देखा था अप्रॉक्सीमेशन 12420 या 12400 डिवाइडेड बाई 5000। ये मेरे को आंसर किस में देगा? ये मेरे को आंसर, नहीं नहीं नहीं, एंगस्ट्रम नहीं, यहाँ पर डिनोमिनेटर ही एंगस्ट्रम है। ईवी, ईवी में देगा ये, मेरे को ईवी में देगा, लेकिन मुझे एसआई में करना है क्योंकि न्यूमरेटर सारे एसआई में है। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.6 से 19। परफेक्ट, खत्म। इसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्विंग आपका काम है। बस ये था सवाल। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, और एन फोटॉन्स का NhC/λ। फिर हमने जो भी छोटा सा ट्रिक टाइप का एक नंबर याद रखा था 12420 या 12400 कुछ भी। राइट, नेक्स्ट। Consider a 20 watt light source that emits monochromatic light of wavelength 600. Number of photons ejected per second in the form of Avogadro constant NAV. ओके, क्वेश्चन शायद सेम है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है, बस आपको उसे एक एवोगैड्रो नंबर का फैक्टर डालना है, उसे डिवाइड कर दो, तो जो भी आ रहा है वो। राइट, तो एक ही सवाल है। हाँ, the energy of electron in H atom is expressible as this. What is the energy required to excite the electron from ground state to second orbit? ओके, यहाँ पर उन्होंने E0 Z² by n² वो सब नहीं करके उन्होंने ऑलरेडी अपना दे दिया, -1312, ये था ना, -1312 अपॉन n² किलो जाउल पर मोल
एंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, सेकंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2। यस और नो। बस यहाँ से यहाँ तक एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा। ओके, हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। बस यहाँ पर कितना एनर्जी है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो उसका एनर्जी क्या होता, E1 बराबर -1312/1, तो इसका एनर्जी होता -1312। अगर इलेक्ट्रॉन इधर होता तो उसका एनर्जी क्या होता, -1312/4, जो है -3 2 8। हाँ, 4 2 8, 4 32, दिस मच किलो जॉल पर मोल। देखो एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और सवाल है कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो मान लो पहले E1 था, मैंने उसको कुछ एनर्जी E दिया, उसके बाद वो E2 बन गया, खत्म, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो पहले कितना था, -1312 प्लस मैंने कुछ E डाला तो -328 हो गया। तो E बराबर 1312 -328, 1000 के आसपास होगा कोई आंसर, 984। ओके, इज दिस क्लियर समृत? देखो आपके पास पहले, आपका जो पहले इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट पे था। सवाल ये था कि हमें ग्राउंड स्टेट से अगर उसे सेकेंड ऑर्बिट पे लेके जाना है, यानी कि n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक लेके जाना है, तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, कोई भी सिस्टम अपने आप एनर्जी तो नहीं बढ़ाएगा, बाहर से अगर एनर्जी आ रहा है तो ही तो वो एनर्जी बढ़ाता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर वो, जब वो 1 में था तो उसका एनर्जी कितना था, E1। जब वो 2 में है तो उसका एनर्जी कितना है, E2। आप देख रहे हो एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब उसे कोई तो एनर्जी दे रहा है। और सवाल इतना है कि हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा। मान लो मैंने कुछ ई एनर्जी दे दिया सिस्टम को, ताकि ये 1 से उड़ के 2 पे आके बैठ गया, तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन। E1 पे था, मैंने कोई एनर्जी ई डाला ताकि फाइनल एनर्जी E2 बन जाए। इज दिस क्लियर? थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है ना? और यही तो चीज़ है कि ट्रांजिशन का वेवलेंथ ऐसा कुछ पूछते हैं। अगर बैक कर रहे होते, अगर हम बैक कर रहे होते 2 से 1 पे जब जंप कर रहे होते, तो हम क्या करते, कोई एनर्जी रिलीज करते ना, और उसका वैल्यू हम कुछ बोल रहे थे ये जो था रेडबर्ग का चीज़, 1/λ R1 - N1 स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ इज hcr। यही तो हम कर रहे थे, यही तो हम कर रहे थे, डेल्टा ई। लेकिन ये क्या था, क्योंकि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी को जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, वो एनर्जी एमिट करेगा। एंड एनर्जी वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होता था, इसलिए उसका एक वेवलेंथ होता था। ओके, यहाँ पर एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा। बस यही आइडिया। और कोई सवाल? पीडीएफ से कोई सवाल हो तो बताओ। हेलो, आज कम सवाल है क्या, पेपर कैसा था कल का? कोई कुछ नहीं बोल रहे? ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने जेई के फाइनल एग्जाम एडवांस के देने की यूनिट गलत किया था। 3 था, 30 था उसका एक्चुअल आंसर, मैं 3 लिख के आया था। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स करने की कोशिश, मतलब करने, करना कम करो, करेक्ट करने की कोशिश करो, ध्यान रखो जब सॉल्व कर रहे हो। ओके, एक और डाउट आया है। वो रोटेटेड है। कुमकुम आप इसे रोटेट करके भेज सकते हो? मैं स्क्रीन पे, हाँ भेजे। हाँ हाँ हाँ।
आ, देखो आप ऐसे करो कि आपका फाइनल आंसर, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? डिफरेंस क्या नहीं, आप कुछ भी करो, N2 कुछ भी ले लो, N1 कुछ भी ले लो, आप उसका ज़्यादा चिंता मत करो। ठीक है, बस आपको आपको बस मैग्नीट्यूड चाहिए। आप समझने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो। बाकी ये तो आप जानते हो कि अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका एनर्जी डिफरेंस, उसका एनर्जी घट रहा है कि नहीं? उसका एनर्जी घट रहा है, तो वो एनर्जी बाहर छोड़ रहा है। आप देखो वो एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी घट रहा है, तो बोलो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो भी होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी घट रहा है। और वही अगर नीचे से ऊपर जा रहा होता तो पॉजिटिव। बस आप बस वैल्यूज निकाल दो, साइन का चिंता मत करो। साइन का आप इस लॉजिक से सोच सकते हो। ठीक है। नाउ व्हाट इफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, हाँ फाइन, व्हाट इफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये सवाल हमने किया था क्या? अच्छा अच्छा। इसमें आपका डाउट क्या है कुमकुम? आपका डी आंसर आ रहा है। अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, 2.1 ही आ रहा था। वी कैन कंफर्म अगेन, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल if the light of wavelength generates photoelectron of velocity this, velocity of light is this, Planck okay। हमें ढूंढना है वर्क फंक्शन। उन्होंने बोला कि लाइट आ रहा है, लाइट का वेवलेंथ दिया है क्या? हाँ, वेवलेंथ 400, 400 क्या है वो, नैनोमीटर है या एंगस्ट्रम है? ठीक है। हाँ ओके, 400 एंगस्ट्रम का लाइट आया, वो बोला फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला जिसका वेलोसिटी था 6 इंटू 4000 है। ठीक है, 4000 एंगस्ट्रम, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का ये निकला। ओके, तो आपको लगाना है आइंस्टीन का इक्वेशन जो था hc/λ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन W0 प्लस हाफ mv²। ओके, अब यूनिट्स का ख्याल रखना क्योंकि फाइनल आंसर उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। क्या डायरेक्टली कुछ नहीं लिख पाओगे? याद रखना है आपको, ये डायरेक्टली आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। आपको हमेशा हर तरफ आपको डायमेंट क्या, यूनिट सेम करना है। ठीक है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अब ये तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करें। अगर लैम्डा 5000 है तो हम न्यूमरेटर को 12420 ले लिए, हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। राइट साइड पे हाफ मास होता है, उन्होंने दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -39 दिया है। ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31। वेलोसिटी दिया है 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 10। लेकिन हमने देखा ये जो था ये केजी में था, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, जो कि सारे एसआई में है। अगर एसआई वाले आप सब लोग, सॉरी, हेलो, नहीं समझे? अच्छा, आपका नेट लैग होगा। कुमकुम, आपका नेट लैग हो रहा होगा अभी। नो, अच्छा, ओके, मैं क्वेश्चन फिर मैं आपको वर्बली डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा, तो बहुत स्लो हो रहा है मतलब आपको। आप अपने फ्रेंड के पास बैठ जाइए, नहीं तो अगर हो पा रहा है तो। ½ mv² में आपको, अच्छा घर पे हो अभी? हाँ हाँ, यस यस यस, दैट विल बी फाइन। अभी मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। हाफ एम, देखो आप लेफ्ट साइड पे आपका hc/λ है। hc/λ जो है वो मैंने उसको 12420/5000 कर लिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। राइट साइड पे जो ½ mv² है, एम का मैंने वैल्यू पुट किया केजी में, वेलोसिटी को पुट किया मीटर पर सेकंड में, सारे एसआई में है। जब सब एसआई में है तो मेरा फाइनल एनर्जी भी एसआई में आएगा। और एनर्जी का एसआई क्या होता है, जाउल। उसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, खत्म। ये आपका राइट साइड बन गया, लेफ्ट साइड बन गया, उसको उधर भेज दो और W0 का आपके पास वैल्यू आ गया। इज दैट फाइन? मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ओके, और कोई सवाल?
व्हाट्सएप पे। एक मिनट। अब आप लोग पहले भेज दिया करो, मैं ऐसा कंपाइल करके एक जगह पे रख दूंगा। ओ, हो भी नहीं रहा। ओके, दो सवाल है हाँ। पहला वाला अनसर्टेनिटी वाला सवाल, ये भी डिस्कस था क्लास में। हाँ इसमें था। देखो अनसर्ट, बस फॉर्मूला लगाना है। देखो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आपको बस फॉर्मूला जानना काफ़ी है इसमें। अच्छा ठीक है, तो फिर देखते हैं। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बस एक ही चीज़ है कि आप दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी से नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और पी क्या होता है? एम वी। तो ये हो गया डेल्टा वी, एम को मैंने उस तरफ ले लिया तो 4 पाई एम। बस इतना है आपका फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसका मास है ये, जिसका वेलोसिटी उन्होंने दिया 3 × 10⁻⁴ cm/s, एक्यूरेट अप टू 0 पॉइंट ओके 1/1000%। और यूज दिस इन अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन, जहाँ पर उन्होंने इसका वैल्यू दे रखा है 6.626 × 10⁻⁻27 अर्ग क्यों दिया। ठीक है, लेकिन आप ये तो जानते हो ना, 10⁻⁻4 जूल सेकेंड। अर्ग भी एक एनर्जी का यूनिट है, जो आप अभी गेस कर सकते हो कितना होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ वैल्यू के हिसाब से तो ये है, मुझे ठीक से याद नहीं है अर्ग, आप एक बार चेक कर लो नेट में। मुझे 7 का फैक्टर याद था बट ये नहीं याद है। ये देखते हैं। कैलकुलेशन आप 6.626 से लो। आपको ये पता है ना, आप इसमें डेल्टा भी क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? डेल्टा भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे 1/1000। हाँ 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 हाँ, वो ऐसा है कि इक्वल टू आप ले लो, आप इक्वल टू ले लो। ऐसे वाले सवाल ऐसे ही हो रहे हैं आजकल, क्योंकि वो क्लियरली कुछ नहीं बोलते। हाँ बस इसी में पुट कर दो। ठीक है बस। हाँ ओके राइट। तो नेक्स्ट है, कौन का तो हो गया। Yes. सवाल है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10। एनसीईआरटी का है पहला सवाल। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स एनर्जी, ये दिया है पहले वाले में। वेवलेंथ डीब्रॉय क्या बोलता है? डिब्रोगली का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, लैम्डा बराबर h/p। तो h बाई मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास उसने कितना दिया है? 1 kg। और वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। सब्स्टिट्यूट कर पाओगे? ओके। और दूसरा सवाल क्या है कि अगर कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। अभी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिखोगे? फिजिक्स किया है आपने? रूट ऑफ, हाँ हाँ, p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m k। ओके, ये आपका लैम्डा का जब आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है। राइट, तो यही दोनों फॉर्मूला में बस पुट करना है। राइट। और कोई सवाल? इस पीडीएफ में ऑलमोस्ट सारे आसान है। तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर और कितने वीक चलने वाला है? अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, और क्वांटम वाला भी बाकी है। ओके। हम्म अच्छा ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन पे जो भी सवाल होंगे करना, डाउट पूछना। एनसीईआरटी रेफर करना, मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि पढ़ के अभी ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया। तो रिवाइज मुझे भी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी आप या पढ़ोगे नहीं तो याद कुछ नहीं रहने वाला है। अब पीरियोडिक टेबल मैं बिना पढ़े अगर आ जाऊँ क्लास में तो मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा। ओके, जो थोड़ा बहुत मेमोरी से याद है वैसा ही होता है। बाकी रिवीजन केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, बताओ और कौन सा इसमें कोई डाउट है? बाल्मर, बाल्मर आप जानते हो कि सीधा विजिबल में होता है। यहाँ तक सब आसान है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग आसान है।
बस कैलकुलेशन ही एक दिक्कत हो सकती है। जेई के सारे पिछले सवाल हो गए यहाँ तक के। एनसीईआरटी मेरे पास हो तो देखता हूँ, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी भी से भेजा था। हाँ मैंने पिछले क्लास में दिखाया था। सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो वाला। हाँ वो मतलब देर इज अभी थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। आप कह रहे थे आंसर इसका 5 है बट। हाँ हाँ हाँ, 4s0 3d लिखता है। बट ऐसा भी है कि उसका ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और सारे 4s3d में चले जाते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में ही है, नहीं तो आयन क्यों बोलते हैं। आयन ऐसे खाली में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्वस या कोई तो स्टेट में ही होगा, तब उसे रिकॉम्बिनेशन होना ही है। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि 3D से क्यों निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। 4s, हाँ देखो आप ये भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकलना चाहता है तो वो वही इलेक्ट्रॉन होगा जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। किसी भी एनर्जी, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो E1 से एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मतलब उसका एनर्जी जीरो बन जाना, ये पता है, क्योंकि वो फ्री हो रहा है। जब वो फ्री हो जाएगा, फ्री स्टेट में उसका एनर्जी जीरो बनता है। यहाँ सारे नेगेटिव एनर्जीज होते हैं, जब वो बाहर जाते हैं एकदम जीरो बन जाता है। एक है E1, एक है E2 से जीरो बनना। अगर ये गैप ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा। इसलिए गैप कब कम कब होता है, बाहर वाला सबसे क्लोज टू जीरो, मतलब यहाँ पर मोर नेगेटिव होता है, अंदर मोर नेगेटिव होता है, बाहर लेस नेगेटिव होता है। तो वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन ईजी है, इसलिए ऐसा करते हैं। हाँ 4s से ही निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। बट इसका नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, वो ऐसा होता है कि अगेन दिस इज एक्सपेरिमेंटल। हाँ आई अंडरस्टैंड, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप जो भी बोल रहे हो, लेकिन वो रिकॉम्बाइन होते हैं बिकॉज उसका एनर्जी बहुत क्लोज है। और क्योंकि उसका एनर्जी क्लोज है, 4s क्या करता है, नीचे कूद जाता है। कंबाइंड स्टेट में नीचे कूद जाता है क्योंकि उसे स्टेबिलिटी आ रही है, और ये डोमिनेटिंग फैक्टर अगेन केमिस्ट्री है तो यू नो राइट, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आर पुट अबव एवरीथिंग। हम रीजनिंग सोचेंगे। और ये तो बस शुरुआत है, आपको इसी चैप्टर में डाउट हो रहा है, पीरियोडिक जब आएगा तब तो आप ऐसे सवाल पूछते ही रहोगे, बिकॉज एक्सपेरिमेंट्स आर अगेन अबव एवरीथिंग। आप फैक्ट्स देखोगे और आपको जो भी सेटिस्फैक्ट्री रीजन लग रहा है वही बोलोगे। ओके, ऐसा मत करना कि केमिस्ट्री से नफरत हो गया, क्योंकि ये स्कोरिंग है। केमिस्ट्री फील्ड भी अच्छा ही है, बट हाँ एक्सपेरिमेंट्स ऊपर है। ओके, फिर भी इसका मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, Fe+, Fe+2 की ये पूछना क्या चाहते थे। बताओ और कोई डाउट हो तो। अगर हम रिकॉम्बिनेशन ना भी ले तो क्या होगा, जबकि लेना तो चाहिए। कंबाइंड स्टेट में लेते हैं, 4s1 3d6 हो जाएगा। पक्का 4s से ही निकलने वाला है, ये तो गारंटी है 4s से निकलेगा। तो 4s में 1 रह गया, और 3d6 मतलब ये, तब भी आंसर 5 ही आ रहा है। बट रिकम्बाइन हम करते हैं जनरली। कल भी एक सवाल था जिसमें, ये आपके पेपर में एक सवाल आया था कि क्रोमियम+3 नहीं, हाँ कुछ तो सवाल थे जिसमें हम बाद में रिकम्बाइन करके टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिपोर्ट कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में होता है कि हम रिकम्बाइन करके रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला आया नहीं है पार्ट बहुतों को, तो आएगा तो शायद क्लैरिटी आएगा। ओके, और कुछ है इस चैप्टर में।
हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने क्वांटम आपका अब तक टेस्ट में नहीं हुआ तो शायद आप देख नहीं रहे हो, बट वो इम्पोर्टेंट है। साई का ग्राफ, साई स्क्वायर का ग्राफ, उसका मीनिंग निकालने मत जाओ। साई का तो बिल्कुल भी कोई फिजिकल मीनिंग है ही नहीं। इट इज़ जस्ट अ वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या होता है, जब आप इंटर में आओगे तो आप समझोगे, इंटर नहीं सॉरी, थर्ड ईयर, क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में जब आओगे बीटेक के, तब आप समझोगे साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। आपने एक स्टेटमेंट में देखा होगा एनसीईआरटी में, साई हैज नो फिजिकल एनालॉग। ओके, इट इज जस्ट अ वेव फंक्शन। एंड व्हाट इज वेव फंक्शन? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्टरी। इलेक्ट्रॉन एक सर्कल नहीं होता है, बहुत लेटली रियलाइज करता है, रियलाइज होता है लोगों को कि स्क्रोडिंगर जब आके बोलता है, जब हाइसेनबर्ग आता है ना, हाइसेनबर्ग वो बोलता है कि हम पोजीशन और मोमेंट वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते, लेकिन बोर ने तो बता दिया, मतलब बोर का सिस्टम तो गलत है। हाइसेनबर्ग पक्का सही है, मतलब बोर गलत है। अगर हम पोजीशन वेलोसिटी दोनों एक साथ नहीं बता सकते, तो हम पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी कैसे बताएंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रेजेक्टरी नहीं बता पाएंगे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका हम अभी तक नहीं जानते कि उसका क्या होता है, और हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। ये स्क्रोडिंगर ने कहा है, उसका इक्वेशन कुछ एच साई इज इक्वल टू ई साई बोलते हैं, हैमिल्टोनियन। कुछ कुछ है, जब आप वो चैप्टर, वो थियरी पार्ट है, उस पर सवाल नहीं आते कभी भी। हैमिल्टोनियन। और ये जो साई है, दिस इज वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इज ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिटल। साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और आप जो देयर वाज अ स्टूडेंट जो डाउट पूछा था, एक समृद्ध आप ही थे, कि न्यूक्लियस पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्यों है? वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और आप उसको ज़्यादा समझने मत जाओ, क्योंकि वो साई का ही स्क्वायर है और साई का मीनिंग नहीं होता, मतलब कोई समझने का मीनिंग नहीं होता है, समझने लायक कोई एनालॉगस थिंग नहीं है। ये उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, जो क्या है, आर डी आर, नहीं सॉरी, 4 पाई r² डी आर। ओके, और ये चीज़ अगर देखोगे तो जीरो आ जाएगा न्यूक्लियस पे, जो होना ही चाहिए था। इसका कोई मीनिंग मत निकालने मत जाओ, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क है। ओके, राइट। ये चीज़ आपका डाउट ही क्लैरिफाई हो गया। और तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला भी ठीक है। 4s2 3d6, बाद में रिकॉम्बिनेशन करो ना करो वो क्वेश्चन पे डिपेंड। करना तो चाहिए एक्चुअली मेरे हिसाब से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीक तक हॉल्ड करेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा, इनपुट्स मिलेगा। राइट। हाँ, अभी फिजिक्स में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया है, उसका मतलब ये होता है, अभी तो आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है इसका वैल्यू, √of L L+1 h/2 हाँ। अच्छा, तो मैं कुछ और, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा। दिस इज, हाँ, n × n+2। और इस पे जेई पे सवाल आता है, और वो सिर्फ वो चाहते हैं कि आप बस फॉर्मूला लगाओ। और एंगुलर एंगुलर मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला है, एल √L L+1 h/2 ना, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ये प्रूफ बहुत मुश्किल है, इसका प्रूफ हमें बताया गया था फर्स्ट बीटेक के फर्स्ट ईयर में, इसका प्रूफ बहुत टफ है। स्क्रोडिंगर वाला थियरी को आगे लेके जाते हैं ये लोग, पूरा सॉल्व करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में रिवॉल्व हो रहा है, वो सिर्फ रिवॉल्व नहीं हो रहा है, वो रोटेट भी हो रहा है। जैसे अर्थ ना सन के चारों बाजू रोटेट रिवॉल्व होता है, साथ में रोटेट भी होता है अपने एक्सिस के अबाउट। जब वो रोटेट होता है ना, रिवॉल्व होने का एक देखो, ये है, किसी के चारों बाजू वो रिवॉल्व हो रहा है, तो वो एक तरह का करंट जनरेट करता है। ओके, ये जो करंट है, इस करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप का कुछ जनरेट हो रहा है, उसे वो कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू I πr², आई इंटू एरिया उसका फॉर्मूला होता है। आप फिजिक्स में ये चीज़ देखोगे, बिकॉज ऑफ स्पिन। एक तो स्पिन के वजह से होता है जो उसके अबाउट घूमना, एक होता है रिवॉल्यूशन के अबाउट। ओके, तो जो स्पिन के वजह से होता है उसका वैल्यू होता है ये, एक ऑर्बिटॉल का वजह से होता है।
हाँ, नहीं 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 नहीं, ये तो ये तो सिर्फ ऑर्बिटल्स के लिए, एक इलेक्ट्रॉन इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सारे चार्ज पार्टिकल के लिए हाँ वो मैग्नेटिक मोमेंट देंगे। ये वैल्यू होगा या नहीं ये नहीं पता। ये एटम के अंदर के एक ऑर्बिटल के लिए ये वैल्यू है। ओके। पर सारे मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो मूव हो रहा है। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला कॉन्सेप्ट है, मैक्सवेल थ्योरी। ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में अभी। अभी के लिए आपको फॉर्मूला काफ़ी है। जेई मेंस के लिए भी, जेई एडवांस के लिए भी। हाँ, जेई एडवांस के लिए फिजिक्स में जब भी आएगा तब देखना। इसका प्रूफ तो कुछ मत करो, बस वैल्यू याद रखो। रूट एन एन प्लस टू रूट एल एल प्लस वन एच स्क्वायर। और आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज यहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा है।